Okay, yes, Manav, you can start. ओके आई एम स्टार्टिंग। तो अभी तुम काफ़ी टाइम से तैयारी भी कर रहे होंगे। तुमने काफ़ी ऑब्वियसली ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट तुमने सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। और कोई बच्चा सीबीएसई से पढ़ रहा है, कोई आईसीएसई से पढ़ रहा है, पर पता है सब में कॉमन क्या है? सबको जेई देना है। और देने का पीछे रीज़न पता है क्या है? हम सब चाहते हैं कि हमारा जो कॉलेज हो, ड्रीम कॉलेज हो, हम उसमें पढ़ सकें, कुछ सीख सकें, कुछ नया सीख सकें, कुछ इम्प्रूव कर सकें और हर रोज़ कुछ ऐसा करें जिससे हम अपने आप पे प्राउड फील करें। और जेई इज़ द वे। तो जेई देना इम्पॉर्टेंट है। और अगर साइंस स्टूडेंट है तो हर साइंस स्टूडेंट जेई ज़रूर देता है। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है ना, सब बच्चे दे रहे हैं, 9-10 लाख बच्चे जेई दे रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सब बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, अच्छी परसेंटाइल लानी पड़ेगी और एटलीस्ट जेई एडवांस देने के लिए हमें जेई क्लियर करना पड़ेगा, जेई मेंस क्लियर करना पड़ेगा। और ये सब नहीं कर पाते हैं। और अगर तुम करना चाहते हो ना, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो कोई नहीं कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी और हम इस पीपीटी में वही बताने वाले हैं। ध्रुविल, कैन यू प्रेजेंट द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ओके। सो पता तो चल गया जेई देना चाहिए, हमें भी एनआईटी डीटीयू में एनएसयूटी में जाना है, जेई तो देंगे। बट पहले जेई होता क्या है ये जान लो। तो देखो, जो जेई है ना, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, एक्चुअली में दो पेपर होते हैं। पहला जो पेपर वन होता है वो होता है बीटेक के लिए, और जो सेकंड पेपर होता है वो होता है बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए। अगर आपको मैनेजमेंट वगैरह की फील्ड में जाना है ना, तो बी आर्क लोग बच्चे पेपर देते हैं। ऑब्वियसली पेपर ऑनलाइन होने वाला है, हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो बी आर्क का पेपर है ना, वो उसमें जो ड्राइंग का पेपर होता है वो तुम्हें हैंड रिटन देना होता है, हाथ से लिखना होता है। फॉर्मेट की बात करें तो 300 नंबर का पेपर होने वाला है। तुम्हें 300 नंबर में से स्कोर करना है जितना तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो 20 एमसीक्यू होंगे हर सब्जेक्ट में। एक्चुअली हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चंस होते हैं। 20 उनमें से एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 10 होते हैं न्यूमेरिकल। तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों में यही पैटर्न रहता है। और जो हमारे पास 10 न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मेट है। अब हमने फॉर्मेट तो जान लिया, कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हमें पता होने चाहिए। ध्रुविल, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। सो फॉर्मेट तो पता चल गया। अब पता है प्रॉब्लम कहाँ आएगी? तुम तैयारी करना भी शुरू कर दोगे, असली प्रॉब्लम आएगी कि तैयारी करे कहाँ से। अब देखो, एक बुक या दो बुक नहीं है हमारे पास अवेलेबल, हमारे पास है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक है। एक ऑथर की भी बहुत सारे वर्जन हमें ऑनलाइन मिल जाएंगे। कौन सी बुक करें? अब देखो, कुछ बुक्स तुम्हें थियोरेटिकल नॉलेज देंगी और कुछ बुक्स तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्प्रूव कराएगी, किस तरह तुम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हो। तुम्हारे लिए क्या बेटर है? हर सब्जेक्ट की तुम्हें इतनी सारी बुक्स मिल जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि तुम गलत बुक्स चुन लो। तो हमने कुछ बुक्स जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हमें बेस्ट लगी थी, एक्चुअली सच बताऊं ना तो हमारे टीचर्स भी इन बुक से पढ़ाई करते थे। तो ये बुक इतनी पुरानी है और फिर भी इतनी बेटर बुक्स हैं। सो सबसे पहले फिजिक्स के लिए एच सी वर्मा बेस्ट बुक है। अब देखो, फिजिक्स का जब हमने पेपर एनालाइज किया ना, तो हमें एक चीज़ पता चली, तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लोगे, बट अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से करना है ना, सॉल्व करना है, एकदम बेटर तरीके से सॉल्व करना है ना, तो जो सबसे बेटर चीज़ है ना वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करो। उल्टा हो गया, पर हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बेटर है हमारे लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत यहाँ है कि जब मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे ना, तब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कैसे लगाएं। और मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए ना सब्जेक्टिव बेस्ट रहते हैं। और दैट इज वाई एच सी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स इज द बेस्ट बुक। 11-12 दोनों के लिए बुक्स अवेलेबल हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर तुम्हें रिव्यू करने हैं ना, तो यहाँ से कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ की इस बुक की थ्योरी बहुत अच्छी है। तो मेक श्योर अगर तुम्हारे पास टाइम है जेई देने के लिए, हाँ, मैं ये बात ऐड करना भूल गया, ये बुक्स अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो सॉरी बट लास्ट मिनट में ये बुक्स मत चुनना, क्योंकि बुक्स लास्ट मिनट में चुनने में लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है? अगर तुम लास्ट मिनट में कर रहे हो ना तैयारी, तो बेस्ट रहेगा प्रीवियस ईयर करो, या फिर तुम्हारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से या जहाँ से भी तुम तैयारी कर रहे हो उनकी जो तुम्हें सीपीपी या फिर जो भी बुकलेट्स मिलती है उन्हें करो। बैक टू द ट्रैक। केमिस्ट्री के लिए तीन होती है हमारे पास केमिस्ट्री: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ना सबसे बेटर बुक है ओपी टंडन। हमने इस बुक को कंप्लीट किया था अपने टाइम पे, बिल्कुल एकदम शुरू से लेके एंड तक। हमारे पास ना
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, तुम सारी याद भी कर, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस तुम कर नहीं पाओगे क्योंकि उनमें कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस यूज हो जाएंगे या फिर कुछ इस तरह के मैकेनिज्म्स आ जाएंगे जो तुम्हें कंफ्यूज कर देंगे। तो इसलिए बेटर है कि तुम सब टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई करो, है ना। क्या रहेगा बेटर, ओपी टंडन के क्वेश्चंस करो, जो पीछे एक्सरसाइज है ना ओपी टंडन की, बहुत बढ़िया है, तुम्हें सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च करना तुम्हें सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ओपी टंडन उसके लिए बेस्ट है। इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हो, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी एनफ है, सच में एनसीईआरटी एनफ है। एनसीईआरटी में ना तुम्हें जो थ्योरी दी गई है ना बेस्ट है, और तुम्हारे सीबीएसई की भी तैयारी हो रही है तो क्यों ना फिर वहीं से ही पढ़ ले, ठीक है। और फिजिकल के लिए ऐसा सच कोई बुक है नहीं जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, तो क्योंकि फिजिकल में क्या होता है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का जो पैटर्न है ना वो सेम रहता है, तुम्हें सेम टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, वैल्यूज चेंज कर देंगे। तो प्रीवियस ईयर फिजिकल के लिए एनफ है, बेटर है, वो कर लेना। मैथ्स, मैथ्स के लिए सिंगेज बेस्ट बुक है। मैथ्स में अगर अच्छा स्कोर करना है ना तो हमारे को पता है किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। हम कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और कितना हमारा माइंड खुल रहा है मैथ्स की उन इक्वेशंस को सॉल्व करने में, उन इंटीग्रेशंस को हैंडल करने में। तो उसके लिए बेटर है सिंगेज। एक्चुअली ये एक बुक नहीं है, इसकी 6 वॉल्यूम्स है, अलजेब्रा की अलग है, ट्रिग्नोमेट्री की अलग है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अलग है। तो ये बुक अच्छी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, पीछे बैक एक्सरसाइज भी अच्छी है। बट हाँ कभी कभार टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है, तो अगर तुम इस बुक के सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल कर लोगे ना वो भी है ना पे। तो ये थी कुछ गुड बुक्स। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और इन बुक्स का यहाँ पे स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि बाद में अगर तुम फ्यूचर में रेफर करोगे ना तो इन 3 बुक को रेफर कर लेना, इनकी थ्योरी को रेफर कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मैंने जैसे पहले ही बताया था माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली ये टर्म ना हमारे मैथ्स वाले सर ने इंट्रोड्यूस की थी हमें, और हमारे सर जब भी हमें कोई क्वेश्चन देते थे ना एक बात जरूर कहते थे, बेटा जेई है ना वो माइंड गेम है, और तुम कितना अच्छे से इस गेम को खेल पाओगे ना वो तुम्हारी रैंक, वो तुम्हारा स्कोर को डिटरमाइन कर देगा। और बात सही भी है। और एक्चुअली में देखो होता क्या है, हमारे पास है 3 घंटे, इन 3 घंटों में हमें पता है क्या क्या करना है, हमें अपने स्ट्रेस को हैंडल करना है, हमें उन 90 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसमें से 75 के बेसिस पे हम इवेल्युएट होंगे। बहुत सारी चीजें हैं, स्ट्रेस आता है कि भाई मेरे दोस्त का पेपर कैसा जा रहा होगा और उसने कितनी तैयारी करी होगी, कुछ तो नेगेटिविटी इतनी आ जाती है कि हम वहीं पे फेल हो जाते हैं। तो जितना तुम अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे ना उतना तुम्हारे लिए बेटर है। ऑल्सो 3 चीज बहुत जरूरी है अगर तुम्हें इस माइंड गेम को अच्छे से खेलना है, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी। क्वेश्चंस तुम अच्छे से लगा रहे हो, तुम एक क्वेश्चन में बट ज़्यादा टाइम दे दिया तुमने तो क्या होता है ना कि हमें कोई क्वेश्चन लगता है कि हाँ यार मैं ये क्वेश्चन तो कर लूंगा, आसान है, बस 2 मिनट और दे देता हूँ हो जाएगा ये क्वेश्चन, बस मैं इसकी फाइनल इक्वेशन पे आ चुका हूँ। नहीं, तुम नहीं आए हो, वो क्वेश्चन तुम्हारा बहुत टाइम खाने वाला है, तुम्हें 2 मिनट लग रहे हैं बट वो क्वेश्चन तुम्हारे 10 मिनट भी खा जाएगा, 20 मिनट भी खा जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। भाई तुम्हारे पास तो 3 घंटे है, टाइम तो मैनेज करना सीख लो। इज द स्क्रीन नॉट विजिबल क्या? एक्चुअली स्क्रीन चली गई है। हेलो ध्रुविल। या आई होप कि ध्रुव विल लीव कर गया गलती से, कनेक्शन इशू होगा। कैन It's okay, Manav, you can continue without presentation also. You No, are I think I had no. lost. No, I think I'm back. Like, okay, okay, Yes. okay. You was scared us, bhai. inconvenient. Okay, yes, you can. You are ओके continue. ओके, सो लेट मी जस्ट कंटिन्यू। मैंने अभी टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, तो अपने टाइम मैनेजमेंट को सुधार लेना, और सुधारने का बेटर तरीका यह है तुम या तो टाइम के साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो या फिर मॉक टेस्ट लगाओ। एनटीए की साइट पर तुम्हें मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तुम्हें अपने बैच से ही, तुम्हें अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उन मॉक टेस्ट को ट्राई करो कि तुम 3 घंटे से पहले ही सॉल्व कर पा रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ये बहुत बेटर रहेगा। बाकी 2 चीज़ आती है, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी। दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है और दोनों इम्पॉर्टेंट है। तुम्हें एक्यूरेट होना पड़ेगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ इसका ये आंसर है, बट ध्यान से देखना बाकी ऑप्शन भी तुम्हें सिमिलर दिखने लगेंगे, और हो सकता है कि तुमने जल्दीबाजी में उन क्वेश्चंस का गलत ऑप्शन टिक कर दिया हो, किसी क्वेश्चन में नेगेटिव एक्स्ट्रा आता है ना, तो वो चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। और एक्यूरेसी भी इम्प्रूव करनी है, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा अब तक हमने 3-4 बार प्रैक्टिस का वर्ड भी यूज़ कर लिया और कितने एफिशिएंटली तुम पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यही है ना, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब एक बार जो तुम्हारे आगे स्क्रीन है ना, उसको ध्यान से देखो। तुम्हें अजीब लग रहा है ना कि भाई हम यहाँ पे तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने आए थे, ये क्या लिख दिया इन्होंने। सच बताऊं, मेरी जो मेरी परफॉर्मेंस थी ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था, जो डाउन हो रही थी जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। और जब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ ना कि हाँ ये मेरी गलती है, तब मैंने इसे सुधारा। और सच बताऊं, 40% से ज़्यादा मेरे नंबर इम्प्रूव हुए। मैं बड़े की बात नहीं कर, मैं कह रहा हूँ इम्प्रूव हुए। देखो, तुम्हें मार्क्स और परसेंटाइल पे फोकस ही नहीं करना है। एक एम रख लो कि भाई हाँ ठीक है, इतने नंबर आएंगे, हाँ चलेगा, मेरे को इससे ज़्यादा का स्कोर रखना है। होता क्या है ना, देखो सपोज करो तुमने सोचा कि 300 में से मेरे 200 नंबर का मैं टारगेट रख लेता हूँ कि ठीक है, हाँ 200 नंबर अच्छा स्कोर है, परसेंटाइल भी अच्छी आ जाएगी तुम्हारी और तुम्हें अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। तो तुम क्या करोगे, तुम जितने भी मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तुम्हारा फोकस रहेगा तुम उस 200 नंबर को क्रॉस करो, एटलीस्ट उस स्कोर को अचीव करो। तुम्हारे सारे मॉक टेस्ट तुम्हारी इस तैयारी में गए, ध्यान से सुनो, तुम्हारे सारे मॉक टेस्ट इस तैयारी में गए हैं कि तुम 200 नंबर को अचीव कर सको। तुम्हारा पूरा जो स्ट्रैटेजी रहेगी ना, वो इस तरह रहेगी कि तुम एटलीस्ट 200 स्कोर कर पाओ। अब सोचो पेपर इजी आ गया, बहुत इजी आ गया, तुम्हारे दोस्त सबको इजी लगा पेपर, सबने 250 से ज्यादा का टारगेट रखा, 250 से ज्यादा का स्कोर करा। तुम तो 200 का स्कोर का एम करके गए थे, तुम्हें फिर भाई हाँ, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि और क्या स्कोर कर रहे हैं जब तक तुम सेंटर से बाहर नहीं निकलोगे। बाद में अगर तुम्हें पता चला कि और लोगों के तो 250 तक के नंबर बन रहे हैं और मेरे सिर्फ 200 के, रैंक गिर जाएगी। इसलिए मार्क्स पे एम मत रखो, अपना बेस्ट दो। ऑल्सो मैं यहाँ पे एक और सिनेरियो ऐड करना चाहूंगा। व्हाट इफ पेपर कम्स हार्ड, पेपर अगर मुश्किल आ गया फिर क्या करोगे। तुमने तो 200 का टारगेट रखा था ना, अब अगर एवरेज स्कोर ही 180 है और तुमने 200 का टारगेट रखा, तो तुम उस टारगेट को अचीव करने के लिए पता है क्या करोगे, तुक्के मारोगे। और तुक्के पता है ज्यादातर गलत होंगे, जबकि और सिंस हमारे जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो इतने सिमिलर होते हैं कि हम मतलब करते हुए भी गलत कर जाते हैं, तो तुक्के कैसे सही होंगे। और अगर तुम्हें तुम्हारे कॉलेज का सवाल है, यहाँ पे तुम्हारी रैंक का सवाल है, तो तुक्के तो मत ही मारना है एटलीस्ट। इसलिए अभी मैं कंक्लूड कर देता हूँ, मार्क्स और परसेंटाइल पे फोकस मत करना। हाँ ठीक है, एक टारगेट होना चाहिए, हाँ ठीक है, बस हमें पता है कि हाँ ये स्कोर सही रहेगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ, जितना बेस्ट मैं दे सकता हूँ। अगर मैंने आज एक टेस्ट दिया ना, तो मेरा जो कल का टेस्ट का एम होगा ना, वो ये होगा कि मैं अपने पिछले स्कोर को क्रैक कर सकूँ, मैं अपना नया हाई स्कोर सेट कर सकूँ। जैसे हम गेम्स में हाई स्कोर सेट करते हैं ना, वैसे ही मॉक टेस्ट में अपना हाई स्कोर सेट करना। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो हमने बात कर ली कि भाई ये सब करो, वो सब करो, कैसे करो। सबसे ज़रूरी होता है यहाँ पे मॉक टेस्ट। और बहुत बच्चे होंगे, हमें लगता है कि हाँ एक दो टेस्ट सही है, चल जाएगा काम, हमने बस पेपर से एक दो दिन पहले देख ले कि अच्छा ये पैटर्न आता है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ ठीक है चलो एग्जाम देने जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इस तरह प्रिपरेशन नहीं होती है। कभी भी इस तरह प्रिपरेशन मत करना। तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए सबसे बेटर तरीका है मॉक टेस्ट दो। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, अगर तुम यूट्यूब पे सिर्फ मॉक टेस्ट लिखोगे ना, इतनी सारी स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी। बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मेरे को लगी ना, वो ये थी, एक टेस्ट करो दिन में, सिर्फ एक टेस्ट। जैसे टाइम स्लॉट्स होते हैं ना, 9 से 12 हमारा मेंस होता है, तो उसी टाइम स्लॉट पे तुम एक टेस्ट दो। इससे तुम्हारे एक तो बायोलॉजिकल साइकिल भी इंप्रूव हो जाएगी, वो एक साइड बेनिफिट है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ एक टेस्ट दो, ऑब्वियसली तुम्हें साथ के साथ उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा कि तुमने कितना स्कोर किया। तुम वहां से अपने आप को क्या कहते हैं, वो कर सकते हो, ओवरव्यू देख सकते हो कि तुम्हारा स्कोर क्या रहा। बाकी जो तुम्हारे पास टाइम बचेगा ना, 5 7 10 जितने भी घंटे तुम्हारे पास बचे, उस टेस्ट को हटा के, उस टेस्ट में ना तुम्हें पता है कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, वो क्वेश्चंस जो तुमसे अनअटेम्प्टेड रह गए थे, तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, या फिर वो क्वेश्चन जो तुमने अटेम्प्ट करे थे और गलत हो गए थे। ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज ऐड करनी चाहिए, वो क्वेश्चन जो तुमने तुक्के मारे मॉक टेस्ट में और गलत हो गए। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन ना, हम ठीक है हमने मॉक टेस्ट दे दिया, लेकिन हम इन क्वेश्चंस को बाद में भूल जाते हैं। और क्या होगा कि इस सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन आ जाएंगे, तब तुम रिग्रेट करोगे कि ओ यार मेरे को ये भी कर लेना चाहिए था।
तो यही स्ट्रेटजी बेस्ट है, एक टेस्ट दो और जो भी क्वेश्चन तुमने अनअटेम्प्ट छोड़ दिए, रॉन्ग कर दिए या फिर तुक्के मारे थे ना कि देखते हैं इसका आंसर सही होगा नहीं होगा, उन क्वेश्चंस को करो। इन क्वेश्चंस को करने से पता है फ़ायदा क्या होगा, तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है या फिर कौन सा फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत जा रहा है तो तुम्हें ये पता रहेगा ना कि अच्छा इसमें ये फॉर्मूला था, गलत कर दिया मैंने, इसमें मेरे को क्या कहते हैं लैम्डा ऊपर डालना था। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और मेरे तरफ से यही था, मैं ये एक्सपीरियंस तुम्हें देना चाहता था। मेरे को ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगी। मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया माइंड गेम को स्ट्रॉन्ग करो, जो जेई है ना पूरा माइंड गेम है। अपने टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करो। मार्क्स पे फोकस मत करो, एम करो कि तुम अपना बेस्ट दे सको। और ऑब्वियसली मॉक टेस्ट लगाने शुरू करो। फाइनल चीज़ मैं एक ऐड करना चाहूँगा, मोटिवेशन ना बहुत ज़रूरी है। तुम देखोगे, तुम अपने दोस्तों से अपने नंबर कंपेयर करोगे कि तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं जा रहा है, तो ना तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। और 50% मोटिवेशन ही रोल प्ले करेगा कि तुम्हारा स्कोर क्या रहता है, तुम क्या रैंक ला पाते हो। इसलिए मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे वीडियोस देखो। अच्छा बाय द वे, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मैं भी मोटिवेशन देता हूँ। आ जाना यूट्यूब पे मानव पटेल प्रायर सेल्फ सर्च करना और तुम्हें मेरा चैनल मिल जाएगा। फन भी करेंगे एक साथ, मोटिवेट भी करेंगे, बहुत सारी प्रोडक्टिविटी टिप्स मिलेंगी। और इसी के साथ मैं यहाँ पे अपने आप को कंक्लूड करता हूँ और पीपीटी प्रांजल को देता हूँ। Manav, just a moment. You can write your channel name in chat box. Okay. Okay, I will. Yes, over to Pranjal. She will speak on her tips. थैंक यू। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मेरे को लगता है पीपल फॉरगेट जब हम अटेम्प्ट करते हैं पेपर आर दीज 4 टूल्स। दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो, नॉट अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड, मार्क्ड फॉर रिव्यू, अटेम्प्टेड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। ये 4 ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से इन ऑप्शंस में नेविगेट करने से काफी कुछ क्लियर हो जाता है जब आप पेपर देते हो। सो नॉट अटेम्प्टेड का क्या मतलब है, वो क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल नहीं आते, उन क्वेश्चंस को आपको नॉट अटेम्प्टेड कैटेगरी में डालना चाहिए, जिनके बारे में आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपसे नहीं हो पाएंगे, आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है। ऐसे वाले क्वेश्चंस को नॉट अटेम्प्टेड की कैटेगरी में डालना चाहिए। अटेम्प्टेड कैटेगरी वो क्वेश्चंस पर्टिकुलरली जो आपको पता है आप करेक्ट करोगे, बहुत इजी है, मेरे को आता है, मेरे को टाइम इस पे ज्यादा लगाने की जरूरत है नहीं, एंड दीज आर द क्वेश्चंस जिनका आंसर मैं शॉर्ट सही मेरे को पता है कि यही है। डायरेक्ट क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ गए, पर्टिकुलरली ऐसे वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्टेड कैटेगरी में डालते हैं। थर्ड कैटेगरी मार्क्ड फॉर रिव्यू। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे कैलकुलेशंस लेंदी होती है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, बट यू नो कि आप कर सकते हो। उन क्वेश्चंस को मार्क्ड फॉर रिव्यू कैटेगरी में डालना इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो क्वेश्चंस पे आप एंड में आ सकते हो और वहां पे फिर उनको एडिक्वेट टाइम आप दे सकते हो अपने पेपर में, ऐसे टाइम मैनेज कर सकते हो। द लास्ट ऑप्शन इज अटेम्प्टेड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। ये वाले क्वेश्चंस आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्टेड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू करते हैं जिनके अंदर आपको लगता है कि स्कोप ऑफ रिविजन है, आप एक्सट्रीमली श्योर नहीं हो आंसर के बारे में, आपने निकाला है बट आपको पता है, लग रहा है कि हो सकता है गलत हो जाए, डाउटफुल है, 2 ऑप्शन सिमिलर हैं, एक करेक्ट और एक करेक्ट इनकरेक्ट हो सकता है। ऐसे वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके मार्क फॉर रिव्यू कैटेगरी में डाल दो और एंड में रिवाइज करते हुए जब पेपर रिवाइज करोगे, अगर टाइम बचता है तो देन कम टू दीज क्वेश्चंस। एक बहुत जेनरिक डाउट मैंने बच्चों से सुना है दैट दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो है आर दीज क्वेश्चंस ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस जब आप अपना आंसर सबमिट करते हो, अपनी शीट सबमिट करोगे, पेपर सबमिट करोगे, तो इनके मार्क्स काउंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये काउंट नहीं होंगे। नॉट अटेम्प्टेड और मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस नहीं काउंट होते, बट दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस आर टेकन इनटू अकाउंट, राइट? तो these are the useful tools जो मेरे को लगता है if you learn how to navigate between these tools, बहुत हेल्प होगी आपकी पेपर देते हुए। हाउ डू यू नो कि आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है और कैसे आपको नेविगेट करना है? थ्रू मॉक टेस्ट। गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन, स्पेशली अगर आपके पेपर में अभी 1 महीना बचा है, ट्राई एंड अटेम्प्ट 1 मॉक टेस्ट रोज। अगर आपके पास 6 घंटे हैं, डिवोट 3 आवर्स टू अ मॉक टेस्ट, और उसी टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड में जनरली जेई होता है, दैट इज 2 to 5 वाला या फिर 9 to 12 वाला टाइम पीरियड, तो उस हिसाब से प्लान करो अपना पेपर। सिट एक जगह पे बैठ के पेपर दो,
सिटिंग हैबिट लाओ पेपर देखते टाइम पे, बिकॉज वहां पे पैनिक क्रिएट होगा, बिकॉज ऑफ नंबर स्क्रीन जब देखते हो वहां पे आप आधा घंटा पहले जा रहे हो, यू सी नंबर्स गोइंग फ्रॉम 30 मिनट्स, 32 मिनट्स, 31 मिनट्स, वो टाइमर दिखता है और उससे एंग्जाइटी होती है. तो प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एनवायरमेंट प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम वहां पे जो आप फेस कर सकते हो, नर्वस हो सकते हो उन सब चीजों के लिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके तो ये 2-3 चीजें हैं विच आई फेल्ट मेरे लिए काम करी, मे और मे नॉट आपके लिए काम करी. जब ऐसा होता है दैट यू, हमेशा नहीं होता कि आपको पूरा पेपर आता है, आपने कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने चाहे सारे करे हो, कुछ पे आपका ज्यादा फोकस होता है, वो वाले क्वेश्चंस आपको लगता है आपको ज्यादा अच्छी तरीके से आते हैं. इन दोस पर्टिकुलर सिनेरियोज व्हाट इज नेसेसरी इज दिस, राइट, कि आप अगर आपके पहले 10 क्वेश्चन खराब हो गए और आप एंग्शियस हो रहे हो पेपर के टाइम पे, आपका आगे का पेपर भी खराब होगा. उस एंजाइटी को स्टॉप करने का क्या तरीका है? टेक अ डीप ब्रेथ, पानी पियो. 2 मिनट जाते हैं जाने दो, वो 2 मिनट बाद में इतना नहीं लगेगा. अगर आपने वो 2 मिनट यू डोंट टेक अ ब्रेक उस टाइम पे, तो बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इन द सेंस कि आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा बिकॉज आप वो 10 क्वेश्चंस के बारे में सोच रहे थे. ऐसे केसेस में ड्रिंक वाटर, टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से लगाओ, 1-2 मिनट लगाओ वहां पर. अगर नहीं आगे बढ़ पा रहे हो तो माइंड को काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज 10 क्वेश्चन के चक्कर में बाकी पूरा पेपर खराब हो जाएगा. द सेकेंड थिंग विच आई फील इज रफ शीट्स. अब इन जेई सेंटर्स में क्या होता है, आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ रफ शीट्स वो पहले दे देते हैं. मेरे टाइम पे आई गॉट 5 रफ शीट्स, जो मे और मे नॉट बी इक्वल जो आपको चाहिए उस पेपर देने के टाइम पे. हो सकता है आपको ज्यादा शीट्स चाहिए, हो सकता है आपको कम चाहिए. तो इन द केस जब आपके पास आपको ज्यादा शीट्स चाहिए, आइडिया लग जाता है कि अगर मेरे 10 क्वेश्चन बचे तो ऑफकोर्स वो इन 2 शीट्स पे नहीं हो पाएंगे. उस केस में 4th शीट पे आने से पहले थर्ड जब आपने एक लास्ट अपना क्वेश्चन खत्म किया, 3rd शीट वाला, आस्क फॉर अ रफ शीट. अगर आप ऐसा नहीं करोगे और आप क्वेश्चन बीच में करते करते रफ शीट मांगोगे, तो आपका थॉट प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा. आप जो क्वेश्चन का आंसर सोच रहे थे आप नहीं कर पाओगे उसको उस तरह से. थॉट प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा, बीच में कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इन केसेस में. तो रफ शीट्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है. ये एडवांस नहीं है जहां पे आपको एक बुकलेट मिल रही है, मोस्ट जेई सेंटर्स पे आप रफ शीट्स एक्स्ट्रा मांग सकते हो. तो मांगो रफ शीट्स, डोंट शाई अवे कि आपको रफ शीट्स नहीं मांगनी है. सेंटर पे नंबर ऑफ रफ शीट्स आती है, उन्हीं रफ शीट्स को उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. तो डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग रफ शीट्स. और किसी को देख के इंटरमीडिएट भी नहीं होना कि वो 10 रफ शीट ले रहे हो और मैं सिर्फ 5 ले रहा हूँ. नहीं, कीप इन माइंड कि आपकी राइटिंग, आपका स्ट्रक्चर, आप कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो, हर किसी का डिफरेंट होता है. रफ शीट्स भी लोग अलग अलग नंबर की मांगते हैं, बट ये नहीं करना कि उसने नहीं मांगी तो मैं भी नहीं मांगूंगा बिकॉज पेपर वेस्ट हो रहा है. उसके लिए बाद में यू कैन वर्क फॉर एनवायरमेंट इन द लेटेस्ट स्टेजेस. इस पर्टिकुलर टाइम पे फॉर यू ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लग रही है रफ शीट, लगने दो. एंड कीप इन माइंड कि आप कहाँ पे खत्म कर रहे हो. मतलब क्वेश्चन खत्म करते ही अगर आपको लग रहा है एक्स्ट्रा शीट चाहिए, गो एड एंड आस्क फॉर इट. नहीं पूछोगे, नहीं मांगोगे, थॉट प्रोसेस ब्रेक होगा, आगे का पेपर खराब होने के चांसेस हैं, कैलकुलेशन एरर्स होने के चांसेस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों की, मेरे टाइम पे भी आई थी एंड आई बिलीव बहुत लोगों को आती है, दैट विच अप्रोच इज बेटर. इज द क्वेश्चन नंबर वाइज अप्रोच बेटर, या फिर मैं एक पूरे सेक्शन को पहले गो थ्रू करके उसमें से इजी, डिफिकल्ट और मॉडरेट क्वेश्चंस निकालूं. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए जो काम किया था वो ये था कि मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जा रही थी. सो इफ द फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, मैंने उसको नॉट अटेम्प्टेड की कैटेगरी में डाल दिया और मैं आगे बढ़ गई. सेकंड क्वेश्चन मेरे को लगता है मेरे को आता है बट बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मार्क फॉर रिव्यू किया, आगे बढ़ गई. थर्ड क्वेश्चन शॉर्ट पता है आंसर, प्रैक्टिस किया है, मॉक पेपर में देखा हुआ है, क्लिक करो, अटेम्प्टेड, आंसर सिलेक्ट करो, मूव ऑन. ऐसे करने से आपको दिखेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, आपके कितने क्वेश्चंस हुए हैं, टाइम का आपके पास कंस्ट्रेंट आपको दिखेगा कि अच्छा अगर इतना टाइम बचा और मैंने इतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, इतने मैंने मार्क फॉर रिव्यू में रखे हैं जो मेरे को बाद में इन पे आना है, और इतने मेरे अटेम्प्टेड एंड मार्क फॉर रिव्यू जिनको मेरे को रिवाइज करना है. उससे टाइम मैनेज, आप यू आर कॉग्निजेंट ऑफ कि कितना टाइम कब हो रहा है. तो ऐसे सब ये जो स्ट्रैटेजी है कैसे डेवलप होती है, अटेम्प्ट एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल. मॉक टेस्ट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये ही आपको एज देंगे और लोगों में, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इट इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट इज अबाउट कौन से सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, इट्स अबाउट कैसे पेपर आपका जब आप वो क्वेश्चन बार देख रहे हो तो वो उसकी नीटनेस और वो सब कैसे इफेक्ट करता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, कैसे क्योस प्रमोट कर रहा है एंड स्टफ लाइक दैट. सो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है.
एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच सेक्शन शुड आई चूज फर्स्ट. तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दे टेल यू कि मैथ्स लास्ट में करना चाहिए, केमिस्ट्री सबसे पहले करना चाहिए, केमिस्ट्री में कम टाइम लगता है. ये अप्रोच शायद आपके लिए काम करे, शायद ना करे. कैसे पता लगेगा कि कौन सी अप्रोच काम करेगी? ये पर्टिकुलर मिस्टेक मैंने की थी अपने 1 जनवरी के पेपर में. मेरे को लगा मैथ्स बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, करा, मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया. फिर हाइंडसाइट में लगा कि मैथ्स पहले करती तो शायद स्कोर और अच्छा आता. फिर सितंबर वाले पेपर में किया और रिजल्ट दिखा. तो प्रायोरिटाइज कि कौन सा सेक्शन पहले करना है. उसके लिए अगेन व्हाट इज द सोल्यूशन? अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट ढूंढो एंड प्रैक्टिस ऑल ऑफ दोस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इन योर मॉक टेस्ट. जितना ये करोगे उतना ज्यादा बेटर कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया लगेगा कि पेपर अप्रोच कैसे करना है इन द फर्स्ट प्लेस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. I'll ask Dhruvil to take over from this slide onwards. Thank you. ओके, सो मानव ने अपनी टिप्स दे दी, प्रांजल ने अपनी टिप्स दी और अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बताई. तो अब मैंने अपने एग्जाम के टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो बताता हूँ. तो देखो गाइस, बात ये है कि यार सिलेबस आप पढ़ ही लोगे, क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड आई हैव पर्सनली फेल्ट इट कि अगर एग्जाम के टाइम पे आप पर्टिकुलर सही स्ट्रेटेजी अपनाओ ना, तो आपका जो स्कोर आने वाला हो ना, आपको तो आप उसको डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हो, लाइक बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो. सो इसी वजह से जो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी है ना आपकी, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं जिस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी का यूज करता था वो थी अल्फा बीटा गामा मेथड. सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, लेट मी एक्सप्लेन इट. सो मैं क्या करता था, एक पर्टिकुलर सेक्शन चूज कर लिया. जैसे मेरे टाइम पे मैं पहले केमिस्ट्री करता था, ओके, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रांग था और मैं कम टाइम में कवर कर लेता था. सो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज होते थे 20, जो भी इस बार भी 20 एमसीक्यूज ही है. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज 20 को मैं और 2 सेक्शन में डिवाइड कर देता था, 10 और 10. और जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस है ना, मैं उनको साइमल्टेनियसली क्विकली उनको व्यू करता था कि किस टाइप के है, अच्छा कि किस टाइप के क्वेश्चन है. और मैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करता था, जो कि है अल्फा, बीटा और गामा. अल्फा मतलब बेसिकली एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम थियोरेटिकल, कि जिसको आप 20 सेकंड 30 सेकंड्स में कर दोगे. फिर बीटा मतलब जो कि थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन है या फिर इजी है बट कैलकुलेटिव है, थोड़ा टाइम लेने वाले हैं. और गामा वाले मतलब जो कि मे बी आपने उनके बारे में पढ़ा ही नहीं, आपको नहीं आते, जो कि मतलब एकदम एंड वाले. सो ये एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन था अल्फा बीटा गामा मेथड का. और मैं क्या करता था कि जो अल्फा वाले क्वेश्चन है ना, मैं उनको सबसे पहले कर देता था. तो अब इस मेथड की फायदे में बताऊं तो पहला फायदा ये कि आप लोगों ने बहुत सारी मॉक टेस्ट वगैरह भी दे दिए होंगे. आपका फरवरी में एक एग्जाम हो गया, आपका मिड मार्च में भी हो गया और उसका रिजल्ट भी आ गया. तो आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी ये तो जरूर फील किया होगा कि आपको कई सारे क्वेश्चंस आते थे बट आप वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि आपने दूसरे ऐसे कई क्वेश्चन जिसमें एक्चुअली टाइम देने की जरूरत नहीं थी उसमें ज्यादा टाइम दे दिया. तो ऐसा ना हो, इसलिए ये जो अल्फा बीटा गामा अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे तो उससे क्या होगा, अल्फा मतलब जो इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है वो तो हमेशा हो ही जाएंगे क्लियर, और जो एकदम ना होने वाले क्वेश्चन हो जैसे गामा कैटेगरी वाले, वो सिर्फ वही छूट जाएंगे एट द एंड. एंड ट्रस्ट मी, आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा, जेई में सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है. ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जितने आते हैं वो अच्छे से कर लो. और ये वैसे सुनने में काफी इजी लग रहा होगा कि अल्फा बीटा गामा, बट आप जब इसको अप्लाई करने जाओगे तो ये इतना इजी नहीं है. आपको एटलीस्ट 4 to 5 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने होंगे इस मेथड को अप्लाई करते हो, तब जाके आपको इसका एक्चुअल मतलब पता चलेगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है. और अगर मैं अपनी बात करूं तो ट्रस्ट मी, दिस वाज द मेथड जिसकी वजह से मैं अपना स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाया. मैंने दिसंबर में, जैसे मेरा जनवरी 2020 में मेंस था, मैंने दिसंबर बिगिनिंग से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था और मैं उसमें रेगुलरली ये मेथड अप्लाई करता था. जब मैंने पहली बार ये अप्लाई किया थोड़ा डिफिकल्ट लगा कि हाँ यार नहीं हो पा रहा इस तरह से, बट ग्रेजुअली इस थर्ड मॉक टेस्ट फोर्थ मॉक टेस्ट के बाद मैं ये बहुत इजीली अप्लाई कर पा रहा था ये मेथड. और मैं ऐसे ही आपको सिर्फ बोल नहीं दूंगा, मैंने अब कहाँ से सीखा था उसका सोर्स भी बताऊंगा. बेसिकली एक यूट्यूब चैनल है मैथन गो, शायद आपने भी सुना ही होगा, अनूप सर की पढ़ाते हैं उसमें. उन्होंने एक वीडियो बनाया था 1 hour 30 minutes का, जहां उन्होंने पूरा इन डेप्थ एक्सप्लेन किया था इस मेथड को, मैथ्स का पेपर सॉल्व करके दिखाया था. तो एट द एंड ऑफ द सेशन मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा और आप वो जरूर देखना और उसको जरूर अप्लाई करना. आपका अभी अप्रैल 27 को एग्जाम है,
तो 1 महीना है, आपके पास इनफ टाइम है ये मेथड सीखने के लिए। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू वॉच दैट यूट्यूब वीडियो एंड अप्लाई दिस मेथड। मूविंग ऑन, हाँ, तो जैसा मैंने पहले ही कहा, आपका अप्रैल 27 को नेक्स्ट जेईई एग्जाम है। तो अब लास्ट मिनट टिप्स क्या है, लास्ट मिनट में कौन कौन सी चीजों का ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। सो पहला पॉइंट, हाउ मच सिलेबस टू कवर एंड स्टेइंग विद इन इट। सो हाउ मच सिलेबस टू कवर, तो देखो यार, अभी क्योंकि जो 12th में है उनके पास तो सिर्फ 1 मंथ है सब प्रिपेयर करने के लिए, और क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 बार दे दिया है ना एग्जाम, तो आपको आइडिया होगा कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं और वीक टॉपिक कौन से हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अभी जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ना, उन्हीं पे ध्यान दो। वीक टॉपिक्स को तो मतलब रहने ही दो, एकदम एंड में करना। अगर स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो गए तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे आप फोकस करो, क्योंकि वो है जो आपको एक्चुअल में रैंक बेटर कर पाएंगे आपकी। और अगर रियलिटी आप देखोगे ना, तो अगर आप 70 to 90% ऑफ सिलेबस कवर कर पाओ ना, तो काफी सही है। उस 70 to 90% सिलेबस को अच्छा करना ज्यादा जरूरी है, बगैर ये कि आप ये सोचो कि मैं 100% पूरा सिलेबस कवर कर दूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरा 100% कवर करो। 70 to 80% अगर आप अच्छे से कवर कर लो तो बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। फिर स्टेइंग विद इन द सिलेबस, तो मैंने अपने टाइम पे ये ऑब्जर्व किया था कि जैसे 1 महीने बाद मेंस हो, तो कुछ स्टूडेंट्स 1 महीने में मेंस है फिर भी उस टाइम पे एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो ये इस चीज से मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी मेंस नजदीक है तो जेईई में स्पेशल टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैथ्स में था, मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग सॉरी, ये जो टॉपिक्स है आपको उन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो जेईई में स्पेसिफिक है और उनसे ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो उन पे फोकस करो बगैर कि एडवांस के टॉपिक पे। फिर दूसरी चीज, आइडेंटिफाई एंड कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट। तो अगर मैं अपनी बात करूं, तो दिसंबर में मैंने क्या किया था, मैंने एनालिसिस वीडियो देखे कि 2019 में जितने भी पेपर्स आए थे उसमें से ईच सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आए, मैथ्स में सबसे ज्यादा कौन से, और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर से आए। और पूरा मतलब जैसे मैथ्स में जहाँ तक, जैसे फिजिक्स में जहाँ तक मुझे याद है करंट इलेक्ट्रिसिटी से सबसे ज्यादा आए थे, तो वो टॉप प्रायोरिटी। फिर सेकंड प्रायोरिटी पे मैग्नेटिज्म था आई गेस। तो ऐसी पूरी 30 चैप्टर्स की मैंने लिस्ट बनाई हर सब्जेक्ट की। और उसके बाद नेक्स्ट डे से मैंने क्या किया, फिजिक्स का प्रायोरिटी 1 वाला चैप्टर पहले खत्म किया, मैथ्स का प्रायोरिटी वाला 1 चैप्टर वाला पहले खत्म किया, और केमिस्ट्री का प्रायोरिटी 1 चैप्टर खत्म किया। वैसे ही आपको क्या करना है, मार्च में हो चुका है और फरवरी में हो चुका है, तो पूरा एनालिसिस ढूंढो फरवरी में और मार्च में सबसे ज्यादा चैप्टर क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में से आए थे, और उस हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करो। इससे अगर आप टॉप के 70% सिलेबस आप देखोगे कि 60 to 70% जो चैप्टर्स है उसमें से ऑलमोस्ट 90 to 95 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उन पे ही फोकस करो। तो ये डेफिनेटली आप करना कि मीट खत्म हो जाए, फिर उसके बाद पूरी एनालिसिस लिस्ट बनाना, और फिर उसके हिसाब से नेक्स्ट डे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना। और बाकी के जो दो पॉइंट्स है, अवॉइड टॉपिक्स यू हैव लेस प्रैक्टिस ऑफ एंड फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, उन दोनों को मैं साथ में कवर करूंगा। तो देखो यार, जेईई एग्जाम ना आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक चेक करने के लिए है। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा और कल वो आप डायरेक्ट जेईई का पेपर में कर लोगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपको थरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट की, तब जाके आप कर पाओगे उसको। तो यही है कि आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जो आपको आता है, उसको अच्छे से कवर करो, बगैर ये कि आप ऐसा सोचो कि मैं सब कुछ कर लूंगा लेकिन अच्छे से कुछ ना करो। सो ये जो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट आपको बनाने की बोला है, वो बनाओ, और उसमें जो टॉप प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स है उनको अच्छे से करके जाओ। और जेईई में ये ट्रेंड यूजुअली रिपीट होता ही है कि एक सब्जेक्ट जिसमें से ज्यादा चैप्टर आ रहे हो, आगे भी मोस्ट प्रोबेबली उसमें से ही आता है। तो डेफिनेटली इसको ट्राई करो। मूविंग ऑन, ओके, तो हमने एकेडमिक एस्पेक्ट्स की बहुत बात कर ली कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं। अब जरा नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। देखो, और एक्चुअली ना आप लोगों के लिए जो नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट्स है ना, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी पूरी जो मोस्टली जो प्रिपरेशन है, 1 साल पूरा तो ऑनलाइन ही पढ़ाई की है। तो ऑनलाइन डिफिकल्ट है यार, पूरा दिन घर पे रहना, पूरा दिन पढ़ाई करना, स्पेंडिंग टाइम विद बुक्स एवरी डे, ये डिफिकल्ट है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। मैंने भी 3-4 महीने पूरा इसी तरह पढ़ाई की, और ट्रस्ट में ये इजी नहीं है, डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका अच्छे से इंटरेक्शन नहीं होता किसी के साथ। आप
आप जैसे हम जब कोचिंग में जाते थे तो ब्रेक में हम तो फ्रेंड्स के साथ बात वगैरह कर लेते थे, काफी रिलैक्सिंग हो जाता था, लेकिन आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेडिटेट करो, अच्छा खाना खाओ। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना, जो मैंने अपने टाइम पे लॉकडाउन में जब ऑनलाइन स्टडी हो रही थी, तो मैंने ये टिप फॉलो की थी कि मैंने अपने 3-4 फ्रेंड्स के साथ बात की। हमने ये डिसाइड किया कि लंच के बाद 2 बजे से लेकर 3 बजे तक हम सब आएंगे गूगल मीट पे, और अब सब फिर साथ में वीडियो ऑन करके पढ़ाई करेंगे। इससे क्या होगा ना कि यार देखो, ये नेचुरल टेंडेंसी है। अगर आपका फ्रेंड पढ़ाई कर रहा होगा ना, आप डेफिनेटली पढ़ाई करोगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप डेफिनेटली पढ़ाई करोगे, क्योंकि ये नेचुरल टेंडेंसी है भी कि भाई मेरा फ्रेंड अगर पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, सॉर्ट ऑफ। तो ऐसा स्टडी ग्रुप बनाओ, अपने 2-3 फ्रेंड्स को साथ में लेके आओ और साथ में ऐसा कुछ करो। और 2 से 3 हम पढ़ाई करते थे, और सॉर्ट ऑफ 3 से लेकर 3:30 हम एकदम रिलैक्सिंग बातें, एकदम नॉर्मल चिल, जिससे कि थोड़ा मूड लाइटन हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि ये इजी नहीं है, तो सॉर्ट ऑफ स्ट्रेसफुल प्रिपरेशन है पेरेंट्स की। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, लाइक आपके माइंड में मे बी ये थॉट्स आ रहे हो कि क्या मेरा जेई अच्छा जाएगा, क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा, पेरेंट्स इतना एक्सपेक्ट कर रहा है, मैंने 2 साल इसमें लगाया है, क्या अच्छा जाएगा, क्या होगा, क्या मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा। आई कैन डेफिनेटली गेट इट। मैं भी इस चीज के साथ मैं भी इस चीज को, मेरे साथ भी ये सब हुआ था, बट आई सॉर्ट ऑफ ओवरकेम इट। और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि बस अपने एंड से पूरे एफर्ट्स डालो। आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू कि अगर आपने सही एफर्ट्स डाले हैं, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आपने एफर्ट्स डाले हैं ना, कई बार तो ये भी होगा कि आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा एफर्ट मिल जाए। तो यही है यार, मेहनत करो। और अगर आप जस्ट एट द एंड में ये कहना चाहूंगा कि यार 2 इयर्स मेहनत की मैंने जेई के लिए, लाइक सैक्रिफाइसेस कई सारे किए, लाइक सोशल फंक्शंस में ना जाना वगैरह, फ्रेंड्स से थोड़ा कम इंटरेक्ट करना। और अगर आप मुझे एक क्वेश्चन पूछो सिंपली कि वाज इट वर्थ इट, तो मेरा बिना सोचे मैं कहूंगा यस, इट वाज डेफिनेटली वर्थ इट। क्योंकि यार आप बढ़िया कॉलेज में जाते हो ना, बढ़िया ब्रांच में, तो आपके अराउंड में जो लोग होते हैं ना, वो भी आपकी तरह हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस है। और अगर आप ऐसे ही हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस लोगों के साथ अपने को सराउंड करके रखोगे ना, तो इन द लॉन्ग रन आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यार 2 महीने 3 महीने है, अच्छे से पढ़ाई करो, फिर जो होगा देखा जाएगा। अपने बेस्ट एफर्ट डालो, इट विल डेफिनेटली बी वर्थ इट। तो नेक्स्ट, अब मैं निखिल को बुलाना चाहूंगा, जो आपको जेई और बोर्ड्स, जेई वर्सेस बोर्ड्स के बारे में बताएगा। ओवर टू यू निखिल। ओके, सो देखो, अब तुम लोगों के बोर्ड्स भी आ रहे हैं और जेई भी है, तो प्रायोरिटी तो दोनों को देनी है। लेकिन ध्यान रखना कि जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा जेई का पेपर है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा बोर्ड भी है। क्योंकि दोनों को साथ में मिला के ही तुम कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हारे बोर्ड में परसेंटेज लो चली गई और जेई में भगवान ना करे कुछ नहीं हुआ, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर तुम्हारे जेई के अंदर अच्छे नंबर आ गए लेकिन बोर्ड्स में वहां पे गड़बड़ होगी, तो फिर वहां पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देना जरूरी है। और दोनों के अंदर मतलब ऐसी कोई परेशानी भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब लेवल का डिफरेंस है, बट दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है, दोनों का जो करिकुलम है वो सेम है। तो तुम लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि तुम जेई को मैनेज नहीं कर पा रहे या बोर्ड को नहीं कर पा रहे। बट यस, अगर तुम्हारा बोर्ड पोर्शन वीक है और बोर्ड पास में है, तो बोर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करो। और अगर तुम्हारा जेई पोर्शन वीक है और जेई पास में है, तो जेई के ऊपर ज्यादा फोकस करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि दोनों में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी जो है वो एक मस्ट हो जाती है तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी जो है उसको जरूर से फॉलो करना। तो अब हम एक Q&A कर लेते हैं। तुम लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी तक चैट्स में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सो और ये बस देखा फॉर जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी, जो 2020 जेई मेंस था, उसके हाँ। परसेंटाइल की कट ऑफ है एलिजिबिलिटी के लिए, तो ये यही था जनरल रैंक लिस्ट के लिए 90 परसेंटाइल। तो ये तो बस जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी। अब Q&A की सेशन की टर्न है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, हमने कुछ बताया और डेफिनेटली हमने अपने एंड से इनपुट दिए, बट डेफिनेटली आपके कुछ पर्सनलाइज क्वेश्चंस होंगे, तो यू आर फ्री टू आस्क देम। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। और यस, आई थिंक चैट बॉक्स में क्वेश्चंस है, पहले वो एड्रेस कर लेते हैं वन बाय वन। ओके ओके, श्योर श्योर। Okay, so the first question, rotational mechanics is not my cup of tea. What to do? Manav, would you like to take that? या श्योर। देखो,
रोटेशनल मैकेनिक्स सिर्फ एक टॉपिक है, ठीक है, और एक बार अपनी फिजिक्स की बुक खोल के देखना, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पास कितने सारे टॉपिक्स हैं। शायद ध्रुविल ने भी इस बात को एड्रेस किया था कि अगर तुम्हें कोई टॉपिक नहीं आता है ना, लेट इट गो, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। और अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ठीक है, एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेसिफिकली मैं रोटेशनल की बात कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, देख लिया कैसा है वो क्वेश्चन, कैसे है देख लो। बेस्ट स्ट्रेटेजी देखो ये रहेगी, प्रीवियस ईयर उठाओ, ठीक है, शुरू से प्रीवियस ईयर उठाओ, देखो एक मॉक टेस्ट में 2 क्वेश्चन है मैक्सिमम, दोनों देख लो, अच्छा इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है, ऐसे करना है। अगर कोई चीज़ तुम्हारी कप ऑफ टी नहीं है ना तो उसको बनाने की कोशिश मत करो, ठीक है, नहीं हो जाने दो, कोई स्ट्रेस नहीं है, बहुत सारे टॉपिक है, इंस्टेड अपना टाइम उन टॉपिक्स पे दो इंस्टेड ऑफ कवरिंग दैट टॉपिक। नेक्स्ट। ओके, सो मैं भी इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो रोटेशनल मैकेनिक था ना वो मेरा थोड़ा मतलब स्ट्रांग भी नहीं, एकदम वीक भी नहीं, एकदम मीडियम था। लाइक दिसंबर की बात करूँ तो मतलब मुझे बहुत कम आता था वो, लेकिन क्योंकि मेरे बाकी के स्ट्रांग टॉपिक्स मैंने अच्छे से कवर कर लिए थे, तो लास्ट के 1 मंथ में मैंने उसको कुछ थोड़ा टाइम दिया और उसको एकदम डिसेंट लेवल पे ले आया। और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो मुझसे नहीं हुआ था, बट यही चीज है कि यार अगर आपसे नहीं हो रहा और इफ यू थिंक इट इज नॉट अ कप ऑफ योर टी, तो जो भी तुम्हें अच्छे अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है ना पहले उनको खत्म कर लो, वो खत्म हो जाए, फिर अगर एक्सेस टाइम हो तो उसमें ऐसे जो आपके टॉपिक्स है ना उनको कवर करने की ट्राई करो, बट पहले जो स्ट्रॉन्ग है उनको अच्छे से रिवाइज करो। क्योंकि रोटेशनल मैकेनिक्स के आएगा कितना, 1-2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, तो आपके पास टोटल 30 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं, तो 2 क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी के 28 पे ध्यान दो ना, कोई इशू नहीं होगा। पहले बाकी की चीजें कवर करो, फिर उन पे ग्रेजुअली मूव ऑन कर सकते हो। I hope that answers your question. Next, how to think out of box. My creativity is not good. Okay, so it depends on in what context you want to ask this question. So if you want to say that your artistic skills are better, your creativity, you want to improve your creativity in the art skills, I believe that you will get time for that once you're in college. You'll get to be a part of a lot of societies, different clubs, etc., wherein you can explore this idea and get into all of the creative part of the things, the artistic lines and everything else. If you want to talk about the questions as to how to think out of box जब आप questions attempt कर रहे हो, simple है, the more you practice, the more idea you have to attempt questions in different ways. So जितने ज्यादा mock test करोगे, जितने ज्यादा papers attempt करोगे, moreover जितने ज्यादा questions attempt करोगे, whether संगीत से कर रहे हो या किसी भी book से कर रहे हो जो हमने बताया है, NCERT भी कर रहे हो, उतना ज्यादा out of box सोचने का idea लगेगा. So try and do as many questions as possible. Revise करो. If you are giving 3 hours, तो 1 घंटा you read your theory and बाकी time पे go ahead and do the questions. डिफरेंट अप्रोचेस लगाने की कोशिश करो, सी की कौन सी डिफरेंट अप्रोच बेटर लग रही है आपको। डेफिनेटली। Okay, so the next question, what about the people who can't afford coaching classes? Dhruvil, would you like to take that? Yes, sure. देखो यार, if you are not able to afford coaching classes, you can, मैं कहूँगा आप still क्रैक कर सकते हो। लाइक मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने काफी बढ़िया रैंक ला गए थे, बट फिर क्या है पता है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो तो योर नेक्स्ट बेस्ट सोर्सेज फॉर प्रिपरेशन आर यूट्यूब या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अनअकैडमी में वैसे पेड कोर्सेज है, लेकिन थोड़े थोड़े वीडियोस फ्री भी है। तो मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पे जाओ और किसी एक क्रिएटर को पकड़ो, क्योंकि अगर आप ये ऐसा सोचा ना कि आपने टॉपिक वाइज लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़नी है, तो अगर आप सर्च करोगे ना रोटेशनल मैकेनिक्स तो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, एक टीचर की आएगी, दूसरे टीचर की आएगी। अब आजकल तो बहुत सैचुरेटेड हो चुका है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक पर सब्जेक्ट एक टीचर को पकड़ो और उनका जो पूरा भी मटेरियल हो ना उसको कवर कर लो, मतलब, और जो टीचर आप डिसाइड करो ना उन्होंने पूरा सिलेबस कवर रखा होना चाहिए, तब जाके उनको मतलब उनको फॉलो करना स्टार्ट करो। और अगर ये कुछ नाम देना हो तो वैसे तो मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, बट यार जेन्युइनली रियली ग्रेट, मैथ्स में मोहित त्यागी सर है, उन्होंने पूरा कंटेंट उस लेवल का कवर करवा के रखा है जिस लेवल का कोचिंग वाले अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी नहीं करते। उन्होंने पूरा सिलेबस जेईई मेंस जेईई एडवांस पूरा सिलेबस कवर कर रखा है। आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाओ, एक एक करके डेली धीरे ग्रेजुअली सर्च करो,
और आपको डेफिनेटली मैथ्स में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और केमिस्ट्री में बात करूँ तो एज सच एट द मोमेंट तो याद नहीं आ रहा, बट अरविंद अरोरा सर और विनीत खत्री सर इन्होंने भी काफ़ी टॉपिक वाइज वीडियोस बना रखे हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। और फिजिक्स की बात करूँ तो आई डोंट थिंक मुझे नेम लेने की ज़रूरत है, फिजिक्स वाला सर उनको उनको आप जानते ही होंगे, उन्होंने पूरा सिलेबस कवर करवा रखा है, आप डेफिनेटली वो चेकआउट कर सकते हो। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब से ना मतलब है मतलब पढ़ सकते हो डेफिनेटली, बट यही है कि अगर आप YouTube से पढ़ना डिसाइड करो तो डाउनलोड करो वीडियो को, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। तो यही है कि और कंसिस्टेंट रहना भी जरूरी है। ऑनलाइन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या है यार, आप वीडियो देख रहे हो, कभी मन किया कि यार कुछ उठ के कहीं चले जाते हैं तो वो पूरा लिंक टूट जाता है। तो ऐसा फिक्स रखो कि 2 घंटे में ये वीडियो खत्म करूंगा तो खत्म करूंगा ही, उसके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से पूरा अगर आप करोगे ना स्ट्रेटेजिकली तो हो पाएगा, और मैं कहूँगा डेफिनेटली है। और साथ साथ में अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो ना तो आपको कोई अच्छी, जैसे मानव ने बुक्स मेंशन की थी, वैसे बुक लो और एक यूट्यूब ट्यूटोरियल, इतना इनफ है। बट आपके एंड से इनपुट जरूरी है। लेकिन कोचिंग अगर आप जाओगे तो वो आपकी मेहनत काफी कम कर देगा, क्योंकि उन्होंने जितना भी मटेरियल होता है एनालिसिस वगैरह ऑलरेडी कर रखा है। सो यही है, अगर आप कर सको तो कोचिंग जाओ, बट इफ इट इज नॉट feasible you can definitely correct JEE using YouTube and all. आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि अगर हो सके तो तुम अपने किसी सीनियर को पकड़ो जिसने जेई दे रखा है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेटजी बनाना ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हाँ टास्क हो जाता है। मतलब एक चीज के ऊपर तुम्हें फोकस कर नहीं पाते, और कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्ट्रेटेजी ही गलत हो जाती है और हम और डाउनफॉल की तरफ चलने लग जाते हैं। तो कोशिश करना कि अपने किसी सीनियर को पकड़ो जिसने जेई दिया है, अच्छी रैंक लाई है, और उससे थोड़ी बहुत हेल्प लेते रहो। yes, definitely agree. हाँ, मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा। सिंस तुम कोचिंग नहीं जा रहे हो, तो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ जाएगी ना, वो तुम्हारी कमिटमेंट होगी। तो जितना तुम कमिटेड रहोगे ना अपने टास्क के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर तुम्हें कमिटमेंट अपने मोटिवेशन के लिए, बेशक अगर तुम्हें अपने स्टडी टेबल पे लिखना है ना दैट आई वांट टू क्रैक जेई, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखना, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात रही सॉल्यूशंस की, तो देखो सॉल्यूशंस तुम्हें गूगल पे मिल जाएंगे आराम से, यूट्यूब वीडियोस तक मिल जाएंगे। तो उन सब की चिंता मत करो, एजुकेशन हो जाएगी यूट्यूब से। हम भी अभी तक अगर हमें कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है ना, हम भी यूट्यूब पे ही जाते हैं, गूगल पे ही जाते हैं। प्रॉब्लम अगर आ जाती है ना, तो वो आ जाती है मोटिवेशन में। तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना, मोटिवेट होते रहना, देखते रहना कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी याद रखना। एक one interesting question, where can I get the mock test? I've already done the previous year papers. Nikhil, would you like to take that? या फॉर मॉक टेस्ट यू कैन गो फॉर एनटी अभ्यास। और एनटी अभ्यास में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि उसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, उन मतलब स्टार्टिंग में जो उन्होंने पेपर अपलोड किए हैं, जो तुम नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो एंड में जो मिलेंगे वो पहले लगाना, और जो बाद में उन्होंने अपलोड करे हैं वो बाद में लगाना। क्योंकि हुआ क्या है, उन्होंने स्टार्टिंग में तो जेई के लेवल तक के पेपर्स में क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले गए, तो थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस आ गया है एंड वाले क्वेश्चंस में। लेकिन स्टार्टिंग के जो अगर तुम अटेम्प्ट करोगे तो it is well enough. Okay. Dhruvil, one participant Yes, wants to know the alpha beta gamma approach. So could you suggest the YouTube channel that you were talking about? yes. मैं ना एक सेकंड, मैं यूट्यूब वीडियो की लिंक शेयर कर देता हूँ, वेट, just give me some time. Till then we can take another question. Pranjal, you will take only, you can say logical questions. Some participants are asking some personal questions also. So take only questions which are applicable to all. Sure, ma'am. Another interesting question is how to prepare for exams like BITSAT and COMDEC along with JEE without affecting the preparation for JEE. So Manu, would you like to answer that? ओके, आई विल आंसर इट। पहले तो ना सिलेबस एनालाइज कर लो। देखो, बिट सेट का पेपर है, जेई का पेपर है, जेई एडवांस भी है हमारे पास। उनमें एक तो फ़र्क ये आएगा कि उनका पैटर्न अलग होगा। कोई पेपर जैसे जेई मेंस का अपना 300 नंबर का होता है, बिट सेट का मेरे को याद नहीं है, पर 300 का तो नहीं होता है। बट सिलेबस बहुत कॉमन होता है। तो अगर तुम कॉमन सिलेबस वाला पार्ट निकाल लेते हो ना, तो पहले तो उस पर फोकस कर लो। क्योंकि इतने सारे एग्जाम अगर तुम दिए जा रहे हो, बहुत सारे फॉर्म भरे जा रहे हो, कुछ लोग तो शायद फ़ॉरेन के लिए भी भरते हैं फॉर्म्स,
तो सबसे बेटर यही रहेगा, उन टॉपिक्स को कवर कर लो पहले तो जो कॉमन है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम एक साथ एक तीर से 2 निशाने मार रहे हो, एक तीर से 4-5 निशाने मार रहे हो। तो तुम पहले जब कॉमन सिलेबस खत्म हो जाएंगे ना, फिर बेटर तो यही रहेगा जो सा पेपर पास है ना उसके मॉक टेस्ट लगा लो, तुम्हारे पास सारा सिलेबस भी कवर हो चुका है अब तक। हाँ, और अगर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ यहाँ पे, अगर तुम बहुत सारे पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो याद रखना 1 महीने में सारे पेपर नहीं हो पाएंगे। इंसाइट रखो कि तुम कितने पहले से कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर बहुत टाइम है, जैसे अगर 12th में पता चल जाता है ना कि हमें केवीपीवाई भी देना है, हमें बिट सेट भी देना है, तो पहले से तैयारी करना शुरू कर देना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे देखो 3-4 पेपर एक साथ हैंडल नहीं होंगे। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि जो तुम पेपर दे रहे हो ना, उसमें अगर तुम बेस्ट देना चाहते हो तो बेटर येट पहले से तैयारी शुरू करो, और हो सके तो सिलेबस अच्छे से कवर करना और मॉक टेस्ट लगा लेना। मॉक टेस्ट का नाम मॉक इसलिए ही है ताकि वो तुम्हें प्रिपेयर कर दे कि तुम किस तरह अपना फाइनल एग्जाम, जो तुम्हारा फाइनल शोडाउन है, उस एंड गेम को कर सको। ऑल्सो यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन और दिख रहा था, विच एज क्लास डू यू सजेस्ट द राइट टाइम, तो मैंने सोचा यहीं पे साथ के साथ बता दूं। कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है, कोई परफेक्ट क्लास नहीं होती है। कुछ लोग तो 6-7 से भी तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ लोग 9 से करते हैं। मैंने तो पर्सनली मैंने 11 से करी थी, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो 12 से करते हैं। उनके हिसाब देखो, बात ये आती है कि तुम किस टाइम पे कंफर्टेबल हो। 6 साल ऑब्वियसली बहुत बड़ा टाइम होता है, और कुछ लोग हैंडल नहीं कर पाते, क्विट कर देते हैं। देखो, अगर देखो 6th क्लास से ही तुम्हारा एक वो एम हो जाता है ना कि हाँ मेरे को तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मेरे को आईआईटी में जाना है, शुरू हो जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोक रहा है। देयर इज नो परफेक्ट एज और परफेक्ट क्लास टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जी। इफ ओके, निखिल वांट्स टू ऐड समथिंग। यस यस श्योर। अगर मतलब वो बिट सेट और जेई वाली की हम बात करें तो देखो ओवरऑल सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो तुम जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकते हो, उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और हर एक पेपर को क्रैक करने का ना अपना फंडा होता है। जैसे तुम्हारा जो जेई है उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं एज कम्पेयर टू बिट सेट, और बिट सेट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा है और टाइम भी बहुत कम देते हैं वो लोग। तो वहां पे वो लोग तुम्हारी एक्यूरेसी और स्पीड को ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। तो बिट सेट के लिए भी तुम्हें थोड़ा सा अलग माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा और जेई के लिए अलग माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा। और इन दोनों पेपर के बीच में ना काफी गैप होता है, मतलब दोनों एग्जाम के बीच में। बिट सेट तुम्हारा एडवांस के टाइम के आसपास होता है और जेई पहले ही हो जाता है मेंस। तो यू कैन प्रिपेयर फॉर बोथ, बट जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि किसी भी पेपर के अंदर ना तुम लोगों को सब कुछ क्लियर करके नहीं आना है, मतलब पूरा सिलेबस पढ़ के कभी नहीं जाना है, और हो भी नहीं पाता क्योंकि पढ़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती, सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। तो कोशिश करो कि जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो और अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से करो जिस हिसाब का पेपर का पैटर्न है। ओके, We और don't have enough time, so we'll just take one last question, yes, which is how much percent of let's take one. syllabus Yes, from 11th class is included and how much is included from class 12th? yes. Before it, I think I have found one question. Just a second. Yeah, it is similar to the it like किसी ने पूछा कि अगर 11th अच्छी नहीं गई तो क्या अब भी हो सकती है जेई। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है कि एक्चुअल एग्जाम में 11th का कितना पोर्शन रहता है और 12th का कितना पोर्शन रहता है, तो लेट मी ट्राई टू आंसर दिस। तो यार अगर मैं बात करूँ ना कि अगर आपकी 11th अच्छी नहीं रही तो क्या स्टिल आप जेई में कर सकते हो अच्छा। तो अगर एक वर्ड में आंसर देना हो ना तो यस डेफिनेटली कर सकते हो। लाइक मेरे पास ऐसे बहुत फ्रेंड्स हैं जिनकी 11th काफी वीक थी, जिनका मतलब बोर्ड सिर्फ उन्होंने बोर्ड्स किया था और बोर्ड्स भी अच्छे से नहीं किया था, बट फिर जब उन्होंने रियलाइज किया कि हाँ मुझे जेई में करना है अच्छा, तो 1 ईयर इज मोर देन इनफ टू स्कोर रियली गुड इन जेई। अगर आप 1 ईयर पूरा अच्छे से करो 12th, तो देखो ये चैलेंजिंग होगा थोड़ा, ओके, क्योंकि आपको 12th का सिलेबस करना ही करना है, साथ में साइमल्टेनियसली 11th का भी करना होगा। तो डिफिकल्ट है बट डेफिनेटली पॉसिबल है। तो अगर जैसे मेरा एक फ्रेंड था ना, वो क्या करता था, रोज का 12th का तो करता ही था और डेली वो 1 आवर निकालता था। सो एवरी डे ही यूज्ड टू स्टडी 11 सिलेबस डेली 1 आवर। और उससे वो ग्रेजुअली क्या हुआ पता है, इन 1 to 2 मंथ वो अपनी जो 11th का लेवल था ना, वो भी उसने काफी डिसेंट लेवल पे कर ले लिया, और साथ साथ में उसका 12th का लेवल भी इंक्रीज हो गया। तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और
नेक्स्ट क्वेश्चन था परसेंटेज। तो यूजुअली अगर बोलूँ ना तो 12th का स्लाइटली ज्यादा रहता है, बट एकदम ऐसा नहीं होगा कि 70% 12th और 30% 11th, नहीं, इट इज मोर लाइक 55% 12th और 45% 11th, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने अभी मार्च का नहीं देखा, फेब का थोड़ा देखा था, और 2020 का बोलूँ तो यही था 55% अराउंड 12th का और 11th का अराउंड 45%। सो यही है। टेबल एक्चुअली नहीं है अभी। वैसे एक और वीडियो है, अगर आप मैथन को यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना, उन्होंने अभी 12 बजे एक मार्च एनालिसिस का इन डेप्थ, लाइक बहुत ही इन डेप्थ वीडियो बनाया है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग तो आप डेफिनेटली वो वीडियो देखो, वो आपकी मार्क्स बस एंड परसेंटाइल किस चैप्टर में से कितना आया था वो पूरी क्वेरी सॉल्व कर देगा। मैथन को यूट्यूब चैनल एकदम लेटेस्ट वीडियो ही है वो वाला। यस निखिल, यू आर सेइंग समथिंग। मैं ये कह रहा था कि जैसे तुम लोग कह रहे हो कि भाई 11th जो है रुइंड होगी, बर्बाद होगी, तो एक चीज समझो कि हर किसी की 11th बर्बाद हो ही जाती है, ऑलमोस्ट हर एक जेई एस्पिरेंट की, क्योंकि 11th में हमारे पास उतनी सिंसियरिटी नहीं होती। और मैं अगर अपनी बताऊं तो मेरे को 11th की एंडिंग तक, ऑलमोस्ट इवन 12th की एंडिंग तक मेरे को ये नहीं पता था कि एडवांस का पेपर 6 घंटे का होता है। तो मतलब मेरे को तो ये चीज भी नहीं पता थी, बट स्टिल मैंने एडवांस भी क्वालिफाई करा था। तो तुम सब कुछ कर सकते हो यार, तुम्हें बस ये अपनी जो टाइम है, अपना जो टाइम है उसको एक अच्छी तरीके से उसको स्ट्रेटेजी वाइज अपने आप को मेंटेन करना है। क्योंकि देखो 12th जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो फिलहाल चल रहा है ना, तुम्हें उसके साथ तो चलना ही है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम मिले तो 11th पे फोकस करना है। फिलहाल अगर तुम 12th में आ चुके हो तो जो साथ साथ चल रहा है, जो 12th चल रही है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और बाद में जो तुम्हारी 11th है, और मतलब पूरे दिन में मान लो तुमने अपना 12th का सब कुछ कवर कर लिया, उसके बाद भी तुम लोगों को 2 घंटे मिल रहे हैं, तो उस 2 घंटे में तुम लोग अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। ये नहीं है कि तुम अपने बैकलॉग के पीछे पड़े हुए हो और जो आने वाली चीजें हैं जो फिलहाल चल रही है उसको भी बैकलॉग बनाते जा रहे हो, तो बल्क एक तरह से और बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करना। यस I think we've sufficiently answered सारे questions. I'll now hand over to Navriti ma'am. Yes. Okay. So these students have handled very well the queries, as well as they have shared their experiences. Mind you, how many seminars or webinars you have seen in recent time, in COVID time, is such hands-on experience that these people have cracked JEE to, you can say, flying colors. They are top rankers, and very less people actually share their experiences. Today, in today's times, people are not willing to share, let me tell you. So I will appreciate efforts of Manav, Pranjal, Dhruvil, Nikhil, Professor S. Gupta, and myself. I will won't praise myself. I am just the coordinator, and these all are actual workers. You can say they have made this session very successful. They will also put the recording of this session on their YouTube channel, which you can relate to. Over to Professor S. Gupta. So I would like to first of all, congratulate all of you, all the participants actually, that you could actually get such wonderful tips from all the people who have actually done it very recently. And in fact, many coaching centers, they actually charge for such sessions. They actually will ask you to pay money for really giving such good and relevant advice. Okay, and here we have these students from engineering college from DTU who have now shared their techniques. And in fact, just to recall my time, okay, when I actually cleared JE, and of course later on CAT, most of these tips that they are sharing, these are actually relevant for JE as well as CAT. Okay, and like Manav said that for inorganic chemistry, NCERT book is the best. In fact, in my times also it was the same thing. Okay, and as he said that it's actually about the mind game, so it's really true. And if you aim for marks, you will actually not go anywhere. So that's why try to just do it. Okay, and certainly I'm sure that you will all get benefit of the productive hacks that Panjal shared, and then she also shared about the paper attempting strategy. That's really really good. And then the method that Dhruvil shared, that alpha beta gamma,
In fact, that's the method that I also adopted. But of course, at that time, I did not know the name of this method. So of course, I also attempted my exams like this, where without this name. So it was great thing. And certainly those people who actually try to attempt 100% of the syllabus, okay, it actually becomes difficult for them. So it's very good advice that you just try to attempt 70 to 80% of the syllabus. And then of course, the preparation is definitely worth the pain. Okay, trust me, I have, I have, after JE and after CAT, I have, worked in industry for quite long time. But, this preparation is certainly worth the pain, because of the simple reason that the kind of people that will surround you, those will actually make sure how well you do in your life. So that is something which is really important. But, even after all the things, even if you think that, even after that, if you're not able to crack JE, don't really get disheartened. JE is not the end of your game. Okay, you still have lot of things coming in life apart from JE. Okay, so even if you do not clear JE, of course you can always try next time. That's always there. But do not think that your whole life is dependent on JE. There are many people who do not take JE and they still become highly successful. Okay, sometimes more successful, sometimes similar to people who clear JE. So yes, don't think that this is the only thing in life. But yes, right now you're preparing for it, so give it your best shot. That's all from my side. Uh, so Okay, I would like Manav and Nikhil, who owns a YouTube channel, who I think both of them own a YouTube channel. Yes, ma'am. Okay, so they will put the link of this video on their respective channels. So your friends who have missed the seminar can see from there. So with this, we are ending the session. Thanks all the participants also for your time. Okay then, take care. Bye bye. All the best. All the All best. the best. Thanks a lot for joining.